देखो अभी इसी के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल गोली चालक के। यह आया बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन। क्या एक फेरेट वाले गोले को अलमारी में रख सकते हैं? है, तो अलमीरा कहते हैं, लेकिन अलमारी नॉर्मली आमतौर पर हम उसे कहते हैं। नॉर्मल अलमीरा जो होती है घरों में, ना देखी? तो ब्याह शादी में दहेज पकड़ो भी देख लियो, या बारात में भी ना गए? ये बंदा भंडारों में जावे कि हमें सजने। तो अलमारी जो होती है, कल्पना करो, खुद ही सोचो कि अलमारी में, उसमें कोई अलग अलग खाने नहीं है, पूरी एक अलमारी है, उसमें एक फेरेट वाला गोला आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अलमारी में, अलमारी में एक फेरेट वाला गोला आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ऐसा गोला जिसकी धारिता एक फेरेट है, उसे अलमारी में रख सकते हैं नहीं रख सकते? हाँ, अलमीरा ही, अलमीरा ही लिखा जाता है। हाँ, अलमारी नहीं होता, अलमीरा होता है। इतना बड़ा, इतना बड़ा आ जाएगा अलमारी में? इससे बड़ा तो आ जाएगा। अलमारी में लगभग मान के चलो कि इतना बड़ा गोला भी आराम से आ जाएगा। तो एक फेरेट वाला आ जाएगा। अब देखो इधर, अब हमें ये क्या पता है कि इसका साइज क्या होगा, गोले का साइज। तो गोले का साइज निकालने के लिए हमें उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या पता हो जाएगी तो हम उसका दोगुना कर देंगे, हमें व्यास पता हो जाएगा कि कितना मोटा गोला होगा। समझ गए? तो कल हमने फॉर्मूला जो निकाला था धारिता वाला, बिल्कुल गोले चालक की धारिता, उसमें आर है, सी का मान इन्होंने दिया है। तो देखो दिया क्या इन्होंने, इन्होंने दिया है सी बराबर एक फेरेट, सी बराबर एक फेरेट है। तो हमें आर का मान निकालना है, तो हम कहेंगे चूंकि सी बराबर जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। 4 पाई, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले जाएंगे, तो इसलिए आर बराबर जो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी हो जाएगा। ये नीचे चला गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता होता है कितना होता है, 9 गुणा सी का मान कितना, 1। तो आर बराबर जो है वो 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर त्रिज्या हो गई। यानी कि 9 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि जबकि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, पृथ्वी की, देखो, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। 6400 किलोमीटर का मतलब क्या है कि 3 और बढ़ा दो, ये इतने मीटर है। ये पृथ्वी है, ये वो एक फेरेट वाला गोला है। कभी देखो इधर, इसमें भी अभी सुन लो इधर, इसमें भी अभी पृथ्वी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी का आकार इतना है, जबकि वो एक फेरेट वाले गोले का आकार इतना है। और जब हम इसका डबल करेंगे तो वो उसकी पूरी मोटाई आ जाएगी, पूरा व्यास आ जाएगा। इसका भी डबल करेंगे तो हम, ठीक है। तो अलमारी की बात कर रहे थे, अलमारी की बात छोड़ो, ये पूरी पृथ्वी पर नहीं आएगा एक फेरेट वाला कोई गोला। तो सवाल गलत है। उन्होंने तुमसे हाँ ना में पूछा था कि आएगा नहीं आएगा, सवाल गलत नहीं है। लिख देंगे। अतः
अतः 1 फैरेड धारिता वाला गोला अलमारी में नहीं आ सकता, या अलमारी में रखना असंभव है। लिख देना अपना आप। वहां कोने में बैठ कर वो कर रहे हैं, इतना सा होगा, इतना सा होगा, तो भाई साहब कैसा होगा? इसका कैसा पता चला फिर? अभी तो तुम्हें पता चला है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि तुम लोग हालात है, क्योंकि कल एक लाइन लिखवाई कि फेरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए धारिता को माइक्रो में पिको में दर्शाते हैं। घर पे कभी देखना, तुम्हारे यहाँ जो कंडेंसर लगा होता है, जैसे कैपेसिटर होता है कंडेंसर पंखों में, ये 3.25 का या 2.5 का होता है। अब कोई कहे कि 3.25 है तो वो माइक्रो फेरेड होता है। माइक्रो फेरेड का मतलब इतना बड़ा उसका आकार होता है, और वो 2.5 या 3.25 माइक्रो होता है, यानी कि 10⁻⁻⁶ का। अगर उसे हम प्लस में कर दें या नॉर्मली हम उसे खाली मीटर में लेकर आए ना, तो वो पृथ्वी पर आना भारी पड़ जाएगा। हाँ, तो कैपेसिटर की पावर जितनी ज़्यादा होगी पावर भी उतना ही बड़ा होगा। किसी के यहाँ कूलर वाला देखोगे तो होता है उसका साइज बड़ा होगा, या मोटर में देखोगे तो उसका साइज और बड़ा होगा, एसी में लगा हुआ होगा तो उसका साइज और बड़ा होगा। तो जितनी ज़्यादा धारिता बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा समझ आ गए, जितनी ज़्यादा धारिता बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसका आकार भी बढ़ेगा। ल्यूमेन पर मीटर, 700 ल्यूमेन वाला, 700 ल्यूमेन ना रोशनी करेगा, जाहिर सी बात है। 1000 ल्यूमेन की है, 1 साल गारंटी कितना? 700 वाट का, 7 वाट का। और किसी ने जाके देखा? क्यों भाई कलाकारों, और किसी ने जाके देखा? बल्ब पे अपने जाके एलईडी बल्ब पे ल्यूमेन लिखा हुआ है, या उसकी पावर देखी, कैपेसिटी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी? मुंह में लगा। जब टूट गया तो निकाला नहीं, अब जब टूट गया तो निकल ही गया होगा। देखो ये बता रहा था, इसकी बात बताओ तो जरा, ये कह रहा था 1 साल की गारंटी वाला लेकर आया, कितने का? 50 रुपए का। आप सुन तो लो, 50 रुपए वाला लेकर आए, तुम खुश हो गए। ऐसा नहीं है कि 50 का नहीं मिल जाता, 50 का मिल जाता है, 40 का भी मिल जाता है, 60 रुपए का भी मिल जाता है, 70 रुपए का भी एलईडी बल्ब मिल जाता है, 80 का भी मिल जाता है, 120 रुपए का मिल जाता है। और पावर नहीं है, पावर सबकी 9 वाट ही होती है ज्यादातर, सबके नॉर्मली 9 वाट ही होगी। बल्ब पर क्या चीजें देखनी होती है? एलईडी बल्ब पर वोल्टेज तो तुम लोग क्या देखोगे? एम्पियर देखो, उसमें वोल्टेज भी लिखे होते हैं, वोल्टेज, उसमें वाट लिखे होते हैं, उसमें एम्पियर लिखे होते हैं, उसमें उसकी इंटेंसिटी लिखी होती है कि कितना प्रकाश से उत्पन्न करेगा, तो वो ल्यूमेन भी लिखे होते हैं। इतने सारे चीजें जो होती है ना, ये किसी बॉक्स में होंगी बंद, या उसके गोल गोल उस पर बल्ब पर लिखी होती हैं, या कहीं ना कहीं उसके जहां होल्डर होता है उस साइड पर लिखी होंगी। ठीक है जी। तो एम्पियर पे कुछ भी ना हो, लेकिन कम से कम वोल्टेज, वाट और ल्यूमेन तो उन्हें बताना जरूरी होता है। अब जैसे एक ये बता रहे कि जैसे ये कि उस पर बल्ब लेकर आए तो वो 700 ल्यूमेन का है। आमतौर पर कोई कंपनी का बल्ब अगर जो तुम लेकर आओगे, कोई ठीक ठाक सी कंपनी होगी, गारंटी सब 1 साल 2 साल की देते हैं, तो वो कितने का हो जाएगा? 900 का। और अच्छी कोई और कंपनी लेकर आओगे जो थोड़ा सा 10-20 रुपए बढ़ा देंगे, तो वो 1000 ल्यूमेन का आ जाएगा। 1000 ल्यूमेन का। जो स्टिप वाली ट्यूबलाइट होती है, जैसी हमारे यहाँ लग रही है, या और भी घरों पर ट्यूबलाइट लगी होती है, ट्यूबलाइट वो 2000 ल्यूमेन की होती है, 2000 ल्यूमेन की।
अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार ये बल्ब से ज़्यादा रोशनी तो ट्यूबलाइट दे रही है, और ट्यूबलाइट इसलिए दे रही है क्योंकि उसके ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा है। ल्यूमेन ज़्यादा है इसका मतलब प्रकाश किरणें ज़्यादा है, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है, ये होता है। तो अब जब कभी भी दुकान पर जाकर तुम जब दुकान पर जाते हो तो जो दुकान पर जाकर ये देखो कि जब भी हम कोई बल्ब खरीद रहे हैं तो सस्ते और महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना होता है, सस्ता भी मिल सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें देखो कि ल्यूमेन कितने हैं, जितने ज़्यादा ल्यूमेन उतनी ज़्यादा उसकी पावर होती है, उतनी ज़्यादा वो रोशनी देगा। और एक गलती क्या करते हैं, 9 वाट का आप 9 वाट का ले आए, 700 ल्यूमेन में लेकर आए, या 9 वाट का लेकर आए और वो तुम 900 का लेकर आए, तो वाट तो वही है, यानी कि तुमने जब होल्डर पर लगाया तो तुम्हारे घर के मीटर की सप्लाई तो जितनी फूकनी थी वो तो फूकनी है, लेकिन पता चला तुम पैसे उतने दे रहे हो, खर्चा भी सब उतना कर रहे हो, लेकिन रोशनी में कम में रह रहे हो, रोशनी में कम में रह रहे। तो इससे अच्छा ये है कि जब कभी भी दुकान पर जाओ तो देखो कि जब हम जो अब ल्यूमेन का हम ले रहे हैं, जो ल्यूमेन का हम बल्ब ले रहे हैं या जिस कंपनी का ले रहे हैं, तो वो जितने वाट में है तो वो ल्यूमेन में कितना है। 2-3 बल्ब अलग अलग कंपनी के मंगाओ, उनकी कंपैरिजन करो और तब जाके देखो कि वैसा कौन सा बल्ब होता है सही। इतनी आंखों में पता नहीं चलता है कि तुमने 2 बल्ब लगाए और तुम देख के बता दोगे ये तेज जल रहा है कम जल रहा है, दिन में नहीं पता चलेगा, रात में तो एक बार को बता भी दोगे, दिन में दुकान पे देख कर तुम नहीं बता सकते कि ये बल्ब तेज जला है या बहुत तेज बल्ब जल रहा है। तो देखोगे जब जाओगे तो पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ आदमी में यही अंतर होता है कि वो चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं भाई। ये आ गया, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कभी कोई नहीं सोचता कि हम दुकान पर जा रहे हैं तो हम कितने ल्यूमेन का बल्ब लेकर आ रहे हैं, कितने उसका लेकर आ रहे हैं, सब पता है। सबसे पहले दुकान पर जाके क्या कहते हैं, भाई कौन सा वाला बल्ब है, वो कहेगा 80 वाला, 70 वाला या 50 वाला, तो 50 वाला ही दे दे। वो क्या होता है, दुकानदार जो है जिस पर ज्यादा मार्जिन है वो बल्ब हमेशा ऑफर करेगा तुम्हें, वो कभी तुम्हें एकदम से नहीं बताएगा कि भाई ये वाला ले जा वो ले जा, जिस पे उसका ज्यादा मार्जिन है वो ज्यादा ऑफर करेगा तुम्हारे, भाई साहब ये सबसे बेस्ट है, वो होता है। तो इसलिए जब कभी भी जाओ तो इस चीज को जांच पर रख लो। ये भी 1 नंबर में बोर्ड में आया था क्वेश्चन, क्या किसी चालक का आवेश शून्य होने पर उसकी धारिता शून्य हो जाएगी? तो आंसर बताओ, हाँ ना में बताना है। हो जाएगी, हो जाती है, क्यों भी बताना है, मुझे बताओ। क्वेश्चन तो डाल लो, अफसोस ही करते रहोगे। जरा जल्दी फटाफट। हो गया भाई, उधर देखो भाई, धारिता का फॉर्मूला होता है ये, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसमें कहीं भी Q नहीं है, Q नहीं है, इसका मतलब Q शून्य हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, धारिता शून्य नहीं होगी। तो हम कहेंगे आंसर में कि किसी चालक की धारिता
किसी चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है, अतः आवेश आवेश शून्य होने पर भी धारिता शून्य नहीं होती है। एक बात तुम आइडिया उस चीज से लगा सकते हो, धारिता किसे कहते हैं। तो देखो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। कोई चालक है, चालक का मतलब तुमने एक वो समझ लिया कंटेनर, कंटेनर मतलब कंट्री जो होती है पानी वानी डीजल की जो होती है पेट्रोल की, तो कोई कंट्री है। अब सोचो उसमें 20 लीटर जो है वो डीजल या पेट्रोल या तेल आ सकता है, 20 लीटर आ सकता है। तो 20 लीटर आ सकता है तो इसका मतलब उसकी धारिता जो हो गई ना वो 20 हो गई, धारिता 20 होगी क्योंकि वो 20 लीटर पानी या कोई सी भी चीज धारण कर सकती है। अब बात आ जाती है क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से, यही क्वेश्चन कैसे कर सकता है कि वो कहेंगे कि 20 लीटर या 20 कोलाम धारिता वाले, 20 लीटर धारिता वाले किसी कंटेनर में 10 लीटर पानी भरा है, 10 लीटर पानी भरा है, उसकी धारिता कितनी होगी। तो कितनी होगी, 10 लीटर पानी भरा है तो धारिता जो है ना वो 20 ही होगी। क्यों, क्योंकि वो पावर जो है उसकी धारण करने की क्षमता तो उतनी रहेगी। पानी चाहे तुमने 1 लीटर 2 लीटर भर दिया है लेकिन जो धारण करने की क्षमता है वो वही रहती है। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर वो 10 लीटर पानी भरा तो कंट्री छोटी हो जाएगी, तुम्हारी कंट्री तो वही रहनी है जितनी है। तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन बदल के ही पूछा जा सकता है। अब लीटर छोड़ो, वो आवेश कह सकते हैं कि इतने फेरेड वाले 20 फेरेड वाले किसी चालक की धारिता 10 है या उसे इतने कूलाम तक आवेशित किया जाता है, कुछ ऐसे बोल देंगे, तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो नीचे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ना, जो स्टार्टिंग में धारिता होती है वही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ना उस पर। तो लिख देंगे आंसर ये वाला। हो गया, इसके बाद हेड लिखेंगे कैपेसिटर होता है। ये संधारित्र जो होता है कैपेसिटर होता है। नॉर्मली मिस्त्री आमतौर पर लोग इसे कंडेंसर कहते हैं, लेकिन कंडेंसर नहीं होता है। कंडेंसर का मतलब एकत्रित करने वाला होता है। कैपेसिटर होता है सही नाम, जो पंखों में, कूलर में या किसी भी लाइट से घूमने वाली चीज के अंदर ये लगना जरूरी होता है, वरना वो गोल गोल नहीं घूम पाएगी कोई भी चीज। विद्युत मोटर के लंबी लंबी चलती है।
मैंने बोला था कोई भी लाइट से चलने वाली गोल वाली चीज में सब में लगा होगा। और ऐसा नहीं है कि टीवी किट वगैरह में चार्जर में नहीं लगे होते, उसमें भी लगे होते हैं छोटे छोटे कैपेसिटर, सप्लाई स्मूथली देने के लिए। तो जी संधारित्र जो है एक ये जादू की तरह है, समझ गए। अभी मैं तुमसे कहूं कोई एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा पात्र है जिसमें बिल्कुल किनारों तक अगर जो हम पानी भर दें, बिल्कुल किनारों तक पानी अगर जो हम भरें तो उसमें 20 लीटर पानी आएगा, 20 लीटर पानी आ जाएगा आमतौर पर, ठीक है जी। तो क्या ऐसा संभव है कि ना मैं इसका आकार परिवर्तन करूं, ना इसमें से पानी निकालें और कुछ ना करें और तो भी 1 लीटर पानी इसके अंदर और आ जाए? 20 लीटर है, हाँ जी। ये मान के चलना कि इसमें जो ये पानी भरा है, अगर तुमने इसमें एक बूंद भी और डाल दी ना तो पानी गिर जाएगा, इतना भरा हुआ है। एक बूंद भी डाल दी तो भी पानी गिर जाएगा। और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि इसमें 1 लीटर पानी और आ जाना चाहिए। 1 लीटर नहीं, 2 लीटर 3 लीटर जितना भी आ जाए और आ जाए, जबकि ना इसे फैलाना है, सकोड़ना कुछ नहीं करना है, साइज में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसके अंदर से पानी भी नहीं निकालना है। क्या बोला था मैंने? ना बर्तन चेंज करना है, ना साइज चेंज करना है, और ना ही। अब परिभाषा सुनो संधारित्र की। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देती है। धारिता बढ़ा देती मतलब धारिता पहले 20 लीटर थी, अब 21 लीटर या 22 लीटर हो जाएगी। क्या तो होगी? और ऐसा नहीं है कि तुम इसे रियल लाइफ में नहीं अप्लाई कर सकते, रियल लाइफ में भी लगा सकते हो। घर जाके भी आज जाके तुम ट्राई करोगे, घर जाकर ट्राई नहीं करोगे तुम इसमें कुछ भी। ये एक पहेली हो गई है ना, या किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ गया कि ऐसा हो सकता है? तुम लोग टैंक में छेद कर दें, मनोज कर सकता है। देखो पीछे लड़कों के साथ सबसे बढ़िया है ना, हाँ हो सकता है। अब जो होना होगा तुम अपना आप देखते रहो, हमने तो कह दी हो सकता है। अब दूसरी बात, जब मैं आंसर बताऊंगा ना तो सबसे आगे यही मिलेंगे, देखो हम तो कह रहे हो सकता है। क्यों? क्योंकि आंसर तो अभी तक इन्होंने नहीं बताया, सब सांस सुन के छोड़ दिया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि अपनी बात जो है ना वो मनवाना, और अस्पष्ट रूप से मनवाना। स्पष्ट रूप से नहीं, अस्पष्ट रूप से। हाँ, वो कोई कहे भाई ना वहां से यहां से वहां तक की दूरी कितनी है, तो तुम कहते हो भाई उसके आधे की दुगनी है, तो ये सब में अप्लाई होगा, उसका आधे की दुगनी है। आप समझ से आधी दूरी तू बता दे, पूरी मैं बता दूंगा। तो ये क्या हो गया? मास्टर तरीका हो गया। हम कहेंगे भाई ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन बताऊंगी नहीं कैसे है, पॉसिबल तो है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि ये अपनी टेक्निक बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं छेद कर दो, ठीक है। एक कह रहे हैं, उन्होंने पीछे बोला बर्तन ही चेंज कर दो, वो भी ठीक है। और क्या बोल रहे थे? प्रेशर डाल दें, प्रेशर डाल दो, वो बाल्टी फटवानी सोच रही है, प्रेशर डाल दो। 3 हाँ, ये तरीका है कि नीचे से गर्म कर दो, भाप बना के उड़ा दो, कम हो गया और डाल दो, है तो उसमें 21 हो जाएगा। और ठोस अवस्था में जाएगा होगा। तुम्हें मैंने एक कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि जब पानी को हम जमने छोड़ते हैं, या जब पेप्सी की बोतल जब लेकर आते हैं, तो जब वो जमता है ना, हाँ ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में जब पानी जमता है तो उसका आकार और बढ़ जाता है, वो गिलास से भी 1 इंची और ऊपर निकल जाएगा। इसलिए पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में स्थान खाली छोड़ा जाता है। इसे बात बताओ पहले, उसकी अलग की बात है। बात की धारिता बढ़वा रहे हैं, और धारिता ही आयतन होती है। क्या डाल दें? वो इसका हिसाब है कौवे वाली किंकड़ है, अरे तो वो पता कौवे ने किंकड़ कब डाली थी? जब पानी, तो सबने सुनी होगी वो कौवे किंकड़ वाली, ना सुनी?
वो कंकड़ तब डाली थी जब पानी नीचे था, वो कंकड़ डालता रहा, पानी ऊपर आता रहा, समझ गए। और आजकल के कभी मॉडर्न हो गए, स्ट्रो लगा लेते हैं, पाइप डाल के पी जा, मतलब नहीं है। आप वो कभी नहीं, वो टेक्नोलॉजी है, अब उनके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो भी मॉडर्न हो गए। अपने टॉपिक पे आ जाओ। हाँ भाई, सबका सबका दिमाग हो गया खत्म। देखो इसकी धारिता बढ़ानी है हमें, परिभाषा भी हमारी यही है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देती है, ताकि आवेश की संपूर्ण मात्रा उसमें संचित हो सके, बहुत ज्यादा आवेश उसमें आगे संचित हो जाए। हाँ जी, ये जो अमित ने भी बताया था कि इसमें छेद कर दो और पानी कितना भी डाल लो ऊपर से, तो एक बात आ जाती है याद, जब कभी कोई आदमी पागल हो जाता है ना, तो उसे पागल खाने लेके जाते हैं, और उसका फर्स्ट स्टेप पता है क्या होता है? फर्स्ट स्टेप उसका ये होता है कि उसे छेदों वाली बाल्टी दे देंगे, ड्रम होता है ड्रम छेदों वाला, हाँ, और उससे पूरा दिन उसमें पानी भरवाते रहेंगे, नल पे से पानी भर के लेगा, इस ड्रम को भर दे, तो भर देगा तो तुझे खाना मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, वो छेद उसके सामने हो रहे होते हैं, पानी उसके सामने निकल रहा होता है, समझ गए, लेकिन उसे बता देता भाई वहां से पानी भर के लेगा, इस ड्रम को भरना है तुझे बस, ठीक है। वो लाता रहता है, पूरा दिन भरता रहता है। ये पहली क्लास है। अब जब जब पागलों के बीच में जाओगे ना, तब बताएंगे कितने ड्रम उठाओगे, तुम्हारा ड्रम बना देंगे, और हो सकता है ड्रम के अंदर तुम्हें डाल दें, तो वो नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तुम कोई भी जाकर वहां हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक 220 शॉक आराम से तैयार रहता है, हाथ के हाथ, फिल्मों देखे होगा, हो जाता है वो, है नहीं है। तो होता क्या है कि दिमाग की कोशिकाएं मृत होती, कोई आदमी जानबूझ का पागल थोड़ा नहीं होता है, कोई फिल्म थोड़ा चल रही है, उसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, या उसकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, जिस कारण उसे कहते हैं कि मेंटल हो गया है, या दिमाग के कुछ भाग जो उसका काम करना बंद करता है। काम करना बंद करने का मतलब क्या होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं, जो मस्तिष्क में कोशिकाएं होती है, वो मृत हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, या अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, ये हो जाता है। अब अगर जो उसने किसी एक व्यक्ति ने, जैसे कि ऐसे नहीं कि एक अकेला आदमी करेगा, 100 पागल हैं, 100 के 100 बाल्टी भर भर कर डाल लेंगे उसमें, छेद में को पानी निकल रहा होगा सबके सामने। अब उनमें से जो किसी एक ने कह दी कि अरे ये तो छेद हो रहा है, इसमें पानी कैसे रुक सकता है, तो समझ गए कि इसके दिमाग थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, इस अगली क्लास में लेके जाओ, इलेक्ट्रिक शॉक दो अब, ठीक है जी। अब उसे लिटाया जाता है बाकायदा बोल्ट, उसे अगली अगली स्थिति में पहुंचाया जाता है उसे, फिर शॉक के बाद में उसका और ट्रीटमेंट चलता है, दवाइयां भी चलती हैं, वो भी चलता है, यानी कि ये उसके लाभ वाली चीज होती है। देखो सर, इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब ये होता है कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो कि हमारी मृत कोशिकाओं को जिंदा कर सके। मृत कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत कोशिकाएं ये होती हैं जैसे हमारे आगे के नाखून हो गए, ये मृत कोशिकाएं हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन तुम इन्हें काट दो दर्द ही नहीं होगा। बढ़े हुए नाखून, पीछे वाला मत काट देना, बढ़े हुए नाखून, आगे के बाल हैं, बढ़ रहे हैं, काट दो, ये मृत कोशिकाएं हैं, ये मरने के बाद भी बढ़ती हैं, याद रखना, मरने के बाद भी व्यक्ति के बाल और नाखून ऐसे बढ़ते हैं जैसे जिंदे लोग के बढ़ते हैं, ये भी फैक्ट होता है, ये कोई जानता नहीं होता है, लेकिन मृत व्यक्ति के बाल और नाखून मरने के बाद भी, जैसे कोई मृत व्यक्ति क्या मरेगा, जिंदा व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून ऐसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनका हिसाब ठीक है, भूतों के नाखून बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि भूत मरने के बाद बनते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ जिंदा भूत भी बैठे हैं, कोई बात नहीं है। तो अब काम की बात सुन लो इधर, ऐसी कोई भूतों का अपोजिट क्या होता है, जैसा आदमी का स्त्री होता है, अब विलोम शब्द क्या होता है भूतों का? भूत नहीं, तो भूतनी के भी नाखून होते होंगे। चलो फिलहाल काम की बात सुन लो इधर। तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो कि हमारी मृत कोशिकाओं को जिंदा कर सके, सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक के। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब होता है कि जितनी तेजी से हम उसे करंट देंगे, तो करंट में इतनी पावर होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं कि उसकी कोशिका को वापस जिंदा कर सकते हैं। जिंदा करने का मतलब उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गया था वो चालू हो सकता है, या जो कोशिकाएं अपनी डेड हो गई हैं वो कोशिकाएं वापस पुनः जीवित हो सकती हैं शरीर के अंदर, या उसमें रक्त संचार जो है वो स्मूथली चल सकता है, यही होता है। एक फिल्म है शिवाजी द बोस, याद आ रही होगी किसी को? तो उसमें वो कहते हैं, रजनीकांत को कहते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रिक शॉक देकर, जब ये लाइट से मरेगा तो हम इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस जिंदा कर सकते हैं एक वो व्यक्ति का, लेकिन टाइम इतना होना चाहिए कि आधे एक घंटे के अंदर अंदर वो हमारे पास आना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक शॉक देते भी हैं उसे, याद आ रही किसी को?
ठीक है, तो वो देते हैं। तो वो तो एक कल्पना है, उसे तुम रियल में अप्लाई नहीं कर सकते। कभी किसी को मार कर सोचो जिंदा करेंगे, ऐसा नहीं है। आने वाले भविष्य में कभी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। तो ऐसा नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ दूसरी तरीके देखो इधर, जो कभी किसी ने सुना होगा पैरालिसिस हो गया, लकवा जो गिर जाता है, या कुछ शरीर के अंग काम करने बंद कर देते हैं, या कोई आदमी का मस्तिष्क काम करना बंद कर दे रहा है, तो इन सब का इलाज जो होता है इलेक्ट्रिक शॉक होता है। लोग उसे सोचते हैं सजा दे रहे हैं, यार फिल्मों में हीरो को ये वो पागल हो गया, हीरो को यार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, ये गद्दार है। गद्दार नहीं होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, और वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर ही ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दवाई नहीं होती है कि ले तू खा ले और तेरी कोशिकाएं ठीक हो जाएंगे, कल को तो भागना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और बोल इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो लिमिटेड होता है, और उसमें शरीर के मरने की कोई पावर नहीं होती है। वो अपनी पावर उसके हिसाब से उसे छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे डायरेक्ट 220 वोल्टेज या जितने उन्हें देने होते हैं इतने दे देंगे, वो उस हिसाब से देते हैं। और तुमने ध्यान से देखना, वो शॉक देते हैं और छोड़ देते हैं। शॉक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक देने का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए दिया हुआ झटका या करंट, ऐसे नहीं लगातार उसे लगाए रहेंगे, उस पर लगातार रहेंगे तो वो तो कर देगा विभव शून्य उसका। थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ सेकंड के लिए लगाया हटा दिया, लगाया हटा दिया, जिससे कि कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होने की कगार पर आ जाएं। और हमेशा ये भी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव हो, मतलब हमेशा ठीक ही हो जाए, कुछ होते ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाता है, यही होता है। तो अब यहां आ जाओ, अब इधर देखो, इधर 20 लीटर के हमारी धारिता वाला कोई चालक है। इस चालक के भीतर हमने क्या है, तुमने वो देखा होगा मोटरसाइकिल की गद्दी देखी किसी ने, या कुछ स्पंज वगैरह आता है, उस स्पंज को इसके अंदर डाल दो। अब तभी तो मैं कह रहा हूं कि अब आकार भी कोई चेंज नहीं किया हुआ है, बर्तन भी हमने नहीं बदला है, छेद भी कुछ नहीं किया हुआ है, पानी भी हमने नहीं निकाला है, हमने उसके अंदर स्पंज डाल दिया है। स्पंज क्या होता है? आवेश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, यानी कि पानी को अपने अंदर अवशोषित कर ले। 1 लीटर के बजाय तुम इसमें 2 लीटर और डाल देना पानी, और अब जाके अरे सुनो, अब जाके घर पे जाकर ट्राई करना कि जो नॉर्मली उसमें पानी भरा हुआ है, जैसे तुम पानी डालो, देखो इधर ये पूरा भरा हुआ देखना तुम, जैसे तुम इसके अंदर गद्दी डालोगे ना, वो वाली गद्दी सी जो आती है, वो जो इसके मोटरसाइकिल होती है, तो ये पानी गायब हो जाएगा, यहाँ से पानी गायब हो जाएगा, पानी यहाँ से पानी लगभग इतना इतना खाली हो जाएगा। उसके अंदर तुम 1 लीटर 2 लीटर या कुछ भी, हम तो कह रहे हैं 1 बूंद पानी एक्स्ट्रा आ जाएगा, धारिता तो बढ़ गई। चाहे 1 बूंद ही पानी ज्यादा है, 1 बूंद आएगा नहीं, ज्यादा आएगा, लेकिन हम कहें 1 ही बूंद आए, लेकिन उसकी धारिता बढ़ गई, धारिता बढ़ गई। अब और सुनो रियल प्रैक्टिकल, कभी किसी ने संधारित्र को फाड़ के देखा हो ना, तोड़ के खोल के देखा हो ना, तो उसके अंदर पिन्नी सी निकलती है। वो पिन्नी पता है क्या होती है? ये तो पानी सोखने के लिए था, वो जो पिन्नी होती है वो आवेश सोखने के लिए होती है। क्या होती है कि जब वो पिन्नी वगैरह डालते हैं उसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, अचालक पदार्थ। जब कोई परावैद्युत किसी संधारित्र इसके अंदर डालते हैं चालक के भीतर, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, वो आवेश को अपने अंदर रोक के चलता है। रोक के चलता है मतलब कि सोचो नॉर्मली हमारे पास कोई पंखा है, कोई पंखा है, ये पंखा डायरेक्ट हमने 2 तार पंखे में लगा दिए, ये पंखा पता क्या चलेगा? आधा चक्कर प्लस चलेगा, आधा चक्कर माइनस चलेगा, यानी कि हल्का फुल्का झटके देता रहेगा बिना कैपेसिटर के। एक बार को तो हो सकता है कि हमने तार लगाए और ना ही चले, जबकि वो आधा प्लस चला होगा आधा माइनस चला होगा, ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो इस रूप में चलता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार सीधा चक्कर एक बार उल्टा चक्कर। अब हो क्या रहा है कि अगर जो सीधा उल्टा चक्कर ये हो रहा है तो पंखा तो चलना नहीं है, अब पंखे को चाहिए लगातार प्लस प्लस या स्मूथली करंट, तो रास्ते में कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर जो होता है, जो कैपेसिटर होता है हमारा, वो आवेश को रोक के चलता है। आवेश को रोक के चलने का मतलब होता है कि सोचो यहां से करंट आया, इसने अपने अंदर 10-20 आवेश रोक लिए, इसे नॉर्मल 2 आवेश चाहिए, तो क्या करेगा कि आवेश पीछे से आ रहे हैं, आगे को चाहे वो ऊपर से प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, आवेश तो इसके अंदर आके इकट्ठे हो रहे हैं, और आगे को जो है वो स्मूथली दे रहा। पंखा हमारा एक साथ चल रहा है या कोई भी घूमने वाली चीज है वो स्मूथली चलेगी तब जब उसके पीछे कैपेसिटर लगा होगा। डायरेक्ट तुम सप्लाई लाइट से दे दो तो वो नहीं चल सकता, समझ गए? चलेगा भी तो ऐसा चलेगा कि एक बार प्लस माइनस होगा तो तुम्हें रुका हुआ दिखाई देगा, एक बार को चलने की कोशिश भी करेगा तो झटके ही मारेगा वो। तो अब कैपेसिटर को तुम ऐसा समझ लेना कि जैसे कहीं थोड़ा रुक रुक के बूंद बूंद करके पानी आ रहा है,
और तुम्हें वो पानी इकसार लेना है, तो तुमने बीच में रास्ते में कोई बाल्टी या कोई कुछ ऐसा कंटेनर रख दिया कि वहां वो बूंद बूंद करके इकट्ठा हो रहा है, तुम उसमें से स्मूथली सप्लाई बराबर ले रहे हो। लगातार कुछ वहां से कोई नलकी लगा दो तुम, तो वहां से सप्लाई बराबर जाती रहेगी, वहां भले से रुक रुक कर पानी आ रहा है। वो डीसी मोटर होती है, वहाँ कैपेसिटर की जरूरत नहीं होती, वो स्मूथली करंट होता है, वो सेल से चलती है। या प्लग लगा दो लाइट का, लाइट से चलती है या बैटरी से चलती है, तो वो डीसी करंट है। डीसी करंट ऐसे नहीं चलता है, डीसी करंट ऐसे चलता है। किसी ने यूपी में या और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर, या कोई ऐसी जगह जहां पर लाइट नहीं आती, तो वहां बैटरी के पंखे हैं। तो जो बैटरी के पंखे होते हैं ना, उनमें कंडेंसर की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डीसी करंट स्मूथली सीधा डायरेक्ट करंट होता है, वो 2 तार लगाओ और पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है, अगर किसी ने देखा हो तो। मोटर भी छोटी सी होती है, कैपेसिटर की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट तार लगाओ और सीधे सीधे पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कंडेंसर की जरूरत नहीं होती, वो सीधी सप्लाई देती रहती है। डीसी वोल्टेज होते हैं, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा जिसे कहते हैं। तो फिलहाल, अरे सुनो, नहीं हो सकता ऐसा, कल को दिखा दियो। हाँ तो ले गई हो, प्रैक्टिकल करने के लिए लोग खराब पैसे खराब करते हैं यार, ऐसे कैसी बात कर दी। इन्वर्टर जो है ना, अब इन्वर्टर का बड़ा लंबा खेल है। इन्वर्टर जब लेने जाते हैं ना, तो पहले इन्वर्टर जो आते थे, देखो हमें लाइट चाहिए ऐसे, इन तरंगों को पता क्या कहते हैं? इन तरंगों को कहते हैं साइन वेव। साइन वेव। अब साइन वेव कैसे कैसे हो सकती हैं? पहले जो कभी पुराने इन्वर्टर चलते थे, बहुत सारे लोग, किसी किसी घर उस टाइम होता था, तो वो जो सप्लाई निकालते थे अपने अंदर से, वो ऐसा करके निकालते थे। अब दिक्कत ये है कि ऐसी लाइट जो होती है ना, या कभी कभी तुमने देखा होगा जनरेटर जो होता है ना, उसकी लाइट भी देखना, उसका बल्ब जब तुम ध्यान से देखोगे ना, तो थोड़ा सा ऐसा डगमगा सा रहा होता है वो। तो उसे कहते हैं कि वो जो इन्वर्टर है या जो वो जनरेटर है, जिसे जनरेटर कह देते हैं आमतौर पर, जनरेटर होता है वो। तो वो जो जनरेटर है वो प्योर साइन वेव नहीं निकाल रहा है, जबकि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के ये इक्विपमेंट होते हैं, जो कि लाइट से चलने वाली सामान होते हैं, युक्तियां होती हैं, उन्हें चाहिए प्योर साइन वेव। अब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर वो इस तरीके की सप्लाई या कुछ ऐसी सप्लाई निकालते हैं, इसे कहते हैं सा टूथ वेव। सा टूथ वेव, टूथ वेव का मतलब क्या है? टूथ माने होता है दांत। हाँ, तो सा टूथ वेव का मतलब होता है कि दांतों के आकार की तरंगें निकालेंगे, ऐसे दांत होते हैं। अब देखो इधर, इनमें इनमें और इन तरंगों में अंतर क्या होता है? इन तरंगों में ये होता है कि इनमें हर मोड़ पर ऊर्जा की हानि होती है, झटका सा लगता है। यहाँ भी झटका लगेगा, फिर नीचे हो जाएंगे, फिर झटका लगेगा, यानी जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो स्मूथली नहीं मिलेगी, झटकों से अटक अटक के मिलेगी। समझे? जैसे एक चीज है कि वो चल रही है, दूसरे तीसरे चौथे गियर में एक सार चल रही है, लेकिन एक बाइक है, कभी पहला गियर पड़ जा रहा है, कभी दूसरा पड़ जा रहा है, तो वो झटके से अटक अटक देकर चल तो रही है, लेकिन झटके देकर चलेगी। यही हाल इसमें भी होता है, हर कोने पे कुछ एक सार चलेगी, फिर झटके से टूट जाएगी, फिर एक सार चलेगी, फिर टूट जाएगी, फिर एक सार चलेगी, टूट जाएगी। अलग अलग तरंग, और भी इसी तरीके की तरंगें होती हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसे इन्वर्टर जो कि इस तरीके की तरंगें निकालते हैं, वो नुकसान देते हैं। मोबाइल चार्ज करोगे तो मोबाइल का चार्जर खराब कर देंगे, और अगर टीवी वगैरह चलाओगे, कुछ भी चीज चलाओगे उनसे, तो वो उसे भी खराब कर देंगे, क्योंकि वो प्योर साइन वेव नहीं निकाल रहे हैं। अब जब कभी भी दुकान पर जाओ, तो दुकानदार से पढ़े लिखो वाली बात, जब इंजीनियर वाली बात करोगे, तो उनसे बात करोगे भाई कंपनी का कौन सा ना, उस कंपनी का है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का इन्वर्टर जब तुम बोलोगे, तो तुम सब पूछोगे कि क्या ये साइन वेव निकालेगा, प्योर साइन वेव निकालेगा। पहली बात तो इन्वर्टर के पीछे लिखा होता है प्योर साइन वेव, और चिन्ह तक भी बना देते हैं वो ऐसा करके। अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो किसी का इन्वर्टर आ जाएगा, फिर पीछे स्टिकर लगा होता है, उस पर देख लेना, साइन वेव का स्टिकर बना देंगे, साइन वेव का चिन्ह होता है। और कंपनी ये कहती है कि भाई हमारा इन्वर्टर या हमारा जनरेटर जो प्योर साइन वेव निकालेगा। तो कुछ कंपनियों को तो निकालते हैं, कुछ जो थोड़ी सी मीडियम होती हैं या थोड़ी लोकल कंपनी होती हैं, वो कह देते हैं कि हमारी चीजें होती है ना, वो लाइट से चलने से खराब हो जाती हैं। हम कहते हैं यार वो लाइट से खराब है, लाइट से खराब नहीं हुई है, बीच में जो इन्वर्टर है वो उसने खराब की, क्योंकि वो सच चाहिए थी ये, वो निकाल रहा है उल्टी सीधी तरंगें। तो वो तरंगें होती हैं, वो अलग अलग साइन वेव का हिसाब होता है। जब भी कभी लेने जाओ जनरेटर या वो इन्वर्टर वगैरह,
तो तुम सब पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो, या जो उसको प्रोस्पेक्टर आता है पूरी कंपनी का, उसमें भी वो देते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो आउटपुट निकालेगा वो प्योर साइन वेव निकालेगा या कौन सी वेव निकालेगा। ठीक है जी, क्योंकि हमें चाहिए होती है ये, इनसे काम नहीं चलता है, ये नुकसान पहुंचाती है। और भी अलग अलग तरीके की भी तरंगें होती हैं जो कि हमें हर बार, और दूसरी बात, इन तरंगों में हर कोने पर ऊर्जा का हास होता रहता है। इनमें ऊर्जा का हास एक बार को होता नहीं है, कम होता है, ऊर्जा की हानि। 2.5 पे आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। लाइट बहुत है भाई साहब, लाइट में पढ़ने के लिए कि तुम लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लाइट ही खत्म नहीं होगी। तो 2.5 वोल्ट, ढाई माइक्रोफेरेड, 2.5। पंखा धीरे चल रहा है तुम्हारा, जाके उसमें 3.25 का लगा दो, वो तेज चलेगा। लिखेंगे इसमें संधारित्र एक ऐसी युक्ति है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक का आकार परिवर्तित किए बिना, जो चालक का आकार परिवर्तित किए बिना, चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता, चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता बढ़ा देती है, उसकी धारिता बढ़ा देती है ताकि आवेश की संपूर्ण मात्रा संचित हो सके, ताकि आवेश की संपूर्ण मात्रा संचित हो सके। संपूर्ण मात्रा संचित हो सके। संचित हो सके। देखो इधर होता क्या है, संधारित्र तुम्हारा ये ऐसा हो सकता है, या संधारित्र तुम्हारा ऐसा हो सकता है, सीधे सीधे प्लेट बनानी। जितने प्लस बनाओगे उतने माइनस बनाओगे। देखो इधर ये होता है संधारित्र, ये भी संधारित्र है। दरअसल संधारित्र में क्या होता है कि दो चालक प्लेटें परस्पर किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा या परावैद्युत माध्यम द्वारा पृथक होती हैं, यानी कि बीच में इसमें पिन्नी भरी हुई होगी। ये दो अलग अलग चालक प्लेट होंगी जिसमें दो तार आते हैं अलग अलग, दो तार देखोगे निकले हुए, दो तार होते हैं अलग अलग निकले हुए। उसके बीच में वो पिन्नी वगैरह या जो भी अचालक पदार्थ होता है वो पदार्थ भरा होता है। अचालक पदार्थ की खासियत होती है कि आवेश को चलाता तो नहीं है लेकिन रोक लेता है, सोख लेता है अपने अंदर। तो ये संधारित्र, तो इसमें लिख देंगे एक लाइन और लिखा है, संचित हो सके। संधारित्र नई लाइन से लिखो, संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं, संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती हैं, दो चालक प्लेटें होती हैं जो परस्पर किसी परावैद्युत माध्यम द्वारा, जो परस्पर किसी परावैद्युत माध्यम द्वारा जो परस्पर किसी परावैद्युत माध्यम द्वारा पृथक होती हैं, परावैद्युत माध्यम द्वारा पृथक होती हैं। यह चालक प्लेटें गोलाकार या आयताकार हो सकती हैं। यह चालक प्लेटें गोलाकार या आयताकार हो सकती हैं।
ये होता है संधारित्र का प्रतीक। ये वाला संधारित्र इतने बड़े ना बना के ये प्रतीक होता है। तो ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे और ये बना लेंगे, संधारित्र का प्रतीक ये। समझा नहीं?